हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल एडुकेयर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं बच्चे? अच्छे हैं? क्या हाल चाल है? चलिए, बहुत सुंदर, अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो जैसा कि बच्चे हम लोग पिछले क्लास में रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर पढ़ रहे थे और आज भी हम लोग रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर ही आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक ना। आज हमारा रिटायरमेंट का 5th क्लास है। पार्ट 5 के कंटेंट को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो बच्चे नए हैं आज के क्लास में, उनको मैं अपने बारे में बता दूं। बच्चे, माई सेल्फ चंदन सर, बीकॉम एंड एमकॉम क्वालिफाइड फ्रॉम बीएचयू मेन कैंपस। बच्चे, मैंने बीएचयू मेन कैंपस से बीकॉम और एमकॉम क्वालिफाई किया हूं, बीएड क्वालिफाइड हूँ और जवाहर नवोदय विद्यालय से क्लास 6 to 12th पास आउट हुआ हूँ, जिसमें 10th और 12th में मैं अपने टाइम में स्कूल टॉपर था, 95% मार्क्स थे। और पिछले 11 साल से लगातार कॉमर्स टीच कर रहे हैं। अब तक करीब 5000 से अधिक बच्चे को मैंने ऑफलाइन गुडविल एडुकेयर के सेंटर के माध्यम से पढ़ाया है और 800 से अधिक बच्चे को बीएचयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन दिलवाया हूँ। कई सारे बच्चे गुडविल से पढ़े हुए एसआरसीसी में पढ़ रहे हैं, बीएचयू के मेन कैंपस में पढ़ रहे हैं, दिल्ली के नॉर्थ कैंपस में पढ़ रहे हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। आप भी अगर बीएचयू और डीयू का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप हमारे साथ गुडविल एडुकेयर में सीयूईटी का प्रिपरेशन जरूर करिएगा 12th के साथ साथ। उम्मीद है कि आपके सपने साकार होंगे। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। बच्चे, जो आज के क्लास का टॉपिक है दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व। बच्चे, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपने चेंज इन पीएसआर में भी पढ़ा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर टॉपिक में भी पढ़ा और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में भी पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक का मतलब क्या है कि जब कोई पार्टनर रिटायर करता है तो पहले से बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में जो भी रिजर्व हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस है, इसका एडजस्टमेंट एंट्री करना है। तो जब इसका हम एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे तो सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर्स, और हमेशा ओल्ड रेशियो में। ये बात याद रखना कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस चाहे कोई भी चैप्टर हो, चेंज इन पीएसआर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, ओल्ड रेशियो में बटेगा। अब ओल्ड रेशियो में बटेगा तो अगर रिटायरमेंट की बात है तो यहाँ पे तीनों पार्टनर्स हैं, रिटायरिंग पार्टनर्स भी, चाहे चारों पार्टनर्स, रिटायरिंग पार्टनर्स सहित, तो सब में बटेगा। एडमिशन के टाइम में ओल्ड पार्टनर्स में, न्यू में नहीं, और चेंज इन पीएसआर में, सब में ओल्ड रेशियो में, ठीक है। चलिए, तो जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व है, जब कोई पार्टनर रिटायर करेगा तो उसको भी उसका शेयर दे दिया जाएगा, ठीक ना। कि ऐसा ना हो कि वो कहे कि अच्छा ये तो रिजर्व पास्ट में ही बना था, मेरा भी उस पर राइट था, हमें क्यों नहीं मिला। इसलिए पहले रिटायरमेंट के टाइम में जब हम हिसाब किताब क्लोज करेंगे तो जो भी पुराने रिजर्व और लॉसेस है वो सभी पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलिए, इस पे बेस्ड हम जनरल एंट्री देखते हैं, क्या क्या जनरल एंट्री हो सकते हैं। चलिए, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। बच्चे, जब रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कोई भी रिजर्व जो होता है बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसका पहले से बैलेंस, कोई भी रिजर्व का पहले से बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट होता है। जब रिजर्व को बांटेंगे तो जर्नल एंट्री में रिजर्व को डेबिट करिएगा, अब ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करिएगा। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ पे फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सभी रिजर्व को डेबिट किए, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस अकाउंट डेबिट। 2, ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट किस रेशियो में?
ओल्ड रेशियो में। और यह ध्यान रखना, ऑल पार्टनर्स, नॉट ओनली कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स। तो पहले से जो भी रिजर्व है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, जब हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रिजर्व को, तो सभी रिजर्व को डेबिट, जो भी रिजर्व रहे, और ऑल पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट ओल्ड रेशियो में। आफ्टर दैट है फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं, एक्यूमुलेटेड लॉसेस। बच्चे जब हम एक्यूमुलेटेड लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो लॉसेस का बैलेंस पहले से डेबिट होता है, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो लॉसेस को क्रेडिट कर देंगे और पार्टनर्स कैपिटल डेबिट करेंगे। क्यों? लॉसेस को बांटने से पार्टनर्स कैपिटल घटेगा, और जिस ट्रांजेक्शन से कैपिटल घटता है तो कैपिटल को डेबिट करते हो ना, वही चीज है। तो लॉसेस बांटेंगे तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस होता है ओल्ड रेशियो में। फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग सरप्लस ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व, बच्चे कुछ स्पेसिफिक रिजर्व होते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो इस तरह के रिजर्व में क्या होता है कि जो स्पेसिफिक रिजर्व है, तो जब वो रिजर्व अपने लाइबिलिटीज से सरप्लस है, ज्यादा है रिजर्व, तो एक्सेस रिजर्व ही बस पार्टनर से बटेगा, पूरा रिजर्व नहीं। तो देखिए क्या लिखा है, इन केस स्पेसिफिक रिजर्व लाइक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व are in excess of actual obligation, actual liability, the excess will be transferred to partners capital of all, transferred to capital account of all partners in old ratio, excess transferred to capital account of all partners in old ratio। एंट्री क्या होगा, ये भी रिजर्व जो है क्रेडिट बैलेंस सकता है, कोई भी रिजर्व बांटेंगे तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये आपका रिजर्व का एंट्री हुआ। पहले मैंने नॉर्मल रिजर्व का एंट्री बता दिया, फिर लॉसेस का, फिर स्पेसिफिक रिजर्व का। आप अगर बच्चे इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए डन, ओके। अब हम क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड। चलिए आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन है कनु मनु एंड आकांक्षा, कनु मनु आकांक्षा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स 20%, 30%, 50%। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 20%, 30%, 50%। अगर हम इसको रेशियो निकाल दें तो 2:3:5, ठीक है। मतलब हमें कनु मनु आकांक्षा का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में है 20%, 30%, 50%, इट मींस 2:3:5। नेक्स्ट आगे है कनु डिसाइडेड to retire from the firm with the consent of partners and sold her share to Manu। कनु सोची कि चलो हम बिजनेस से रिटायर करेंगे, कनु रिटायर कर रही है और कनु अपना शेयर मनु को सेल कर दी। मतलब यहाँ पे कौन गेन कर रहा है, यहाँ पे कौन गेन कर रहा है, मनु गेन कर रहा है। किसका शेयर, कनु का शेयर, ठीक है, ओके। गुडविल वाज वैल्यूड एट 2.5 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। बच्चे गुडविल जो है दैट इज वैल्यूड एट एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज, और नंबर्स ऑफ ईयर परचेज जो है दैट इज 2.5 years परचेज। एवरेज प्रॉफिट is valued at 2.5 year purchase of the average profit of last 3 years। Goodwill is valued at, goodwill was valued at 2.5 year purchase, तो numbers of year purchase 2.5 हो गया। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, लास्ट 3 years का प्रॉफिट कितना है 50,000, 70,000, 60,000। अगर आपको इसका एवरेज निकालना हो बच्चे तो क्या करेंगे आप, इस प्रॉफिट को ऐड कर लीजिए, 50,000, 70,000 एंड 60,000 डिवाइडेड बाय 3। कहोगे सर ये हो गया कितना, 7 5 12 और
18 मतलब 180, 1,80,000 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो गया आपको 60,000 एवरेज, फिर एवरेज इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज, तो 1,50,000 हो गया फर्म का गुडविल। दिस वन, ये फर्म का गुडविल हो गया 1,50,000, ठीक है। ओके, रिजर्व फंड स्टूड इन दी बैलेंस शीट 30,000 एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, मतलब जब पार्टनर रिटायर कर रहा है उस समय बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में रिजर्व जो है वो 30,000 है। ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री, आपको रिकॉर्ड करना है नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द एबव एडजस्टमेंट ऑन कनू रिटायरमेंट, तो एक तो गुडविल का एंट्री करना होगा, दूसरा रिजर्व का एंट्री करना होगा, एंड ऑल्सो प्रिपेयर हर कैपिटल अकाउंट, उसका कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करना है, टू फाइंड आउट द अमाउंट ड्यू टू हर, उसका कितना अमाउंट ड्यू है अंत में, व्हेन हर कैपिटल बैलेंस इन दी बैलेंस शीट वाज 1 लाख, जब उसका कैपिटल बैलेंस शीट में जो था वो 1 लाख था, मतलब कि यहां पे कनू कैपिटल इन बैलेंस शीट में कनू का कैपिटल 1 लाख था। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन का गिवन इंफॉर्मेशन था, मतलब कि हमें यहां पे करना है बच्चे जर्नल एंट्री और कैपिटल अकाउंट बनाना है, जर्नल एंट्री और कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है, ठीक है बच्चे, क्लियर है कि कनू मनु आकांक्षा पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 20%, 30%, 50% है, इट मींस 2:3:5 है, कनू अपना शेयर मनु को सेल की, क्लियर है। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2.5 इयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स, मतलब नंबर्स ऑफ ईयर परचेज दिया है, एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 इयर्स के लिए प्रॉफिट दिया था, हमने उसका एवरेज निकाल के नंबर्स ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई किया, गुडविल निकल गया 1,50,000। जिस दिन कनू रिटायर करिए उस दिन बिजनेस के बैलेंस शीट में रिजर्व है 30,000 और जर्नल एंट्री करना है हमको नेसेसरी, और कैपिटल अकाउंट बनाना है कनू का, तो कनू का हमें ओपनिंग कैपिटल दे दिया गया है, ये 2 काम करना है। चलिए तो करते हैं, सबसे पहले हम जर्नल एंट्री करेंगे। चलिए सबसे पहले जर्नल एंट्री करेंगे, एक तो गुडविल का एंट्री होगा, तो कनू का शेयर निकालिए गुडविल में, सॉल्यूशन यहां से कर रहा हूं, कनू शेयर ऑफ गुडविल, कनू का शेयर था 2, 3, 5, 5, 10, 2/5 ऑफ फर्म गुडविल 1,50,000, 5 3 जा 15, एक सेकेंड, टू बाई 10 होगा ना, सॉरी एक सेकेंड बच्चे, यहां पे कनू का शेयर 2, 3, 5, 5, 10 मतलब 2/10 था, 2/10 ऑफ 1,50,000, जो 1,50,000 फर्म का गुडविल था, इसका 2/10 जो कनू का शेयर था, तो 2 5 जा 5 3 जा 30,000 आया कनू का शेयर गुडविल में। अब देखो एक जर्नल एंट्री हो जाएगा यहाँ पे कि कनू का शेयर कौन एक्वायर कर रहा है, मनु एक्वायर कर रहा है, तो मनु विल कंपनसेट टू कनू, तो क्या करते हैं गेनिंग पार्टनर्स का कैपिटल डेबिट करते हैं। यहाँ पे गेन कौन किया है, केवल मनु गेन किया है, क्योंकि मनु ही कनू का शेयर एक्वायर कर रहा है, तो जो गेन किया उसे कैपिटल डेबिट, तो एक एंट्री करोगे मनु कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कनू कैपिटल अकाउंट, कितना से 30,000 से, जितना उसका गुडविल का शेयर हुआ, एक एंट्री ये होगा, ठीक है, एक एंट्री ये होगा। दूसरा एंट्री क्या होगा, दूसरा जर्नल एंट्री होगा रिजर्व वाला में, रिजर्व 30,000 था, उसमें उसको 235 में बांटना है, रिजर्व 30,000 था, उसको 235 में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो रिजर्व 30,000 का था 235
5 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कोई भी रिजर्व फंड, रिजर्व जो है उसका बैलेंस क्रेडिट होता है, बांटेंगे तो रिजर्व डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट करेंगे। तो चलिए एंट्री करिए, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू कानू कैपिटल अकाउंट टू मनु कैपिटल अकाउंट टू आकांक्षा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, रिजर्व फंड 30,000 था और बच्चे पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 2:3:5, मतलब कि 2 3 5 5 10, मतलब ये हो गया 6,000 9,000 15,000। ठीक है, दूसरा रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ठीक है, एक पहला एंट्री किए गुडविल का, दूसरा रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। नरेशन आप लिखना साथ में। ओके, अब बच्चे हमें बनाना है कानू का कैपिटल अकाउंट, कानू का कैपिटल अकाउंट। चलिए कानू का कैपिटल अकाउंट हम बनाते हैं। देखिए कानू कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये डेबिट और ये क्रेडिट, यहां पे लिख लोगे पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। क्वेश्चन में क्या कहा था कि सबसे पहले उसे कैपिटल कितना था, सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले कहा था ना कि when her capital in the balance sheet was 1 लाख, जब बैलेंस शीट में उसका कैपिटल कितना था 1 लाख, मतलब शुरुआत में कैपिटल था 1 लाख। ओके, तो जो 1 लाख कैपिटल है उसका वो हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी के तौर पे। बाय बैलेंस बीडी 1 लाख पहले से था। ओके, इसके बाद कनू को 30,000 कंपनसेट किया मनु फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल, तो बाय मनु कैपिटल अकाउंट 30,000 मनु कंपनसेट किया। 6,000 कनू को मिला रिजर्व का पोर्शन, बाय रिजर्व अकाउंट 6,000 रिजर्व मिला। अब कितना हो गया बच्चे, कहोगे सर ये 1 लाख प्लस 30,000 प्लस 6,000 कितना हो गया, 1,36,000। और यही 1,36,000 हमने इधर भी लिख दिया। क्लियर है? ओके, अब सुनो, जिसको आप चेंज इन पीएसआर में और एडमिशन में यहाँ पे टू बैलेंस सीडी कहते थे, जिसको यहाँ पे लिखते थे ना टू बैलेंस सीडी कि कितना बैलेंस उसका बचा, अब उसको सीडी मत कहोगे रिटायरिंग पार्टनर्स में। क्यों? क्योंकि जो रिटायर कर रहा है अब वो पार्टनर नहीं है, तो इसके लिए जो रिटायर करेगा उसके में ये सीडी नहीं लिखेंगे, तो फिर क्या लिखेंगे, या तो रिटायरिंग पार्टनर्स को पेमेंट कर दोगे या उसका जो पेमेंट ड्यू होगा उसके लोन में ट्रांसफर करोगे। ठीक है ना? तो रिटायरिंग पार्टनर्स के पेमेंट के बारे में अगर कहा है क्वेश्चन में कि द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर्स वाज पेड टू हिम या हर, जो भी हो, तो पे कर दिया गया, तो यहाँ पे टू कैश या बैंक करके पेमेंट कर दोगे। अगर पेमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया, इफ नथिंग इज mentioned about the payment of retiring partners, in that case you will transfer that amount to his or her loan account, तो यहां पे लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। लेकिन जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है उसका कैपिटल जब बनाओगे उसके में सीडी लिखोगे, लेकिन जो रिटायर कर रहा है उसका या तो पेमेंट कर दो, पेमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है दिया है तो अमाउंट लोन में ट्रांसफर कर दोगे। तो चलो बच्चे यहां पे हम क्या करते हैं, जो रिटायर किया उसका अमाउंट लोन में ट्रांसफर करेंगे। ठीक ना, क्योंकि पेमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया नहीं है। तो जिसको आप लिखते थे सीडी, अब उसको सीडी ना लिख के लिखेंगे टू, कौन है, कनू, तो टू कनू लोन अकाउंट, मतलब कि अब उसका जो कैपिटल था वो बिजनेस के लिए लोन बन गया, क्योंकि अब वो पार्टनर नहीं है। फर्म इस लोन पे
उसको अग्रीड रेट से इंटरेस्ट पे करेगा जब तक उसका लोन का अमाउंट पे नहीं कर देता है। अगर रेट नहीं मेंशन होगा तो 6%। हालांकि हमको अभी इसमें कोई काम नहीं करना है, जब लोन अकाउंट बनाएंगे उस समय बताएंगे। अभी इसमें इतना तक करके छोड़ देना है। जब न्यू बैलेंस शीट बनाओगे आफ्टर कानून रिटायरमेंट तो ये लोन अकाउंट बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो करेंगे, ठीक ना। चलिए, ये आपका मैंने क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। चलिए आप सभी बच्चे एक बार क्या करिए, इस क्वेश्चन कंप्लीट अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा। मैच कर लीजिएगा बुक से कि कौन सा क्वेश्चन है इस टॉपिक का। चलिए सबसे पहले आपका क्वेश्चन का पार्ट स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये क्वेश्चन का पार्ट है, कनु मनु आकांक्षा वाला क्वेश्चन मैच कर लेना। हो गया? ओके, ये क्वेश्चन हमने स्क्रीनशॉट आपको दिलवा दिया। क्वेश्चन का पार्ट हमने यहां तक मेंशन किया था। अब इसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां से सॉल्यूशन का पार्ट है, ठीक है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा यहां है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें एक एंट्री और कर सकते हो। क्या करोगे? एक एंट्री, जो अमाउंट उसका लोन में ट्रांसफर किया जा रहा है ना, ये जो अमाउंट उसका लोन में ट्रांसफर किया गया, एक एंट्री इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि अब उसका कैपिटल लोन बन गया तो उसका एंट्री हो जाएगा कनु कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,36,000 टू कनु लोन अकाउंट। कनु कैपिटल डेबिट टू कनु लोन अकाउंट, ठीक है। कैपिटल लोन में ट्रांसफर कर दिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। ओके डन। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है A, B and C are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1। बच्चे A, B, C पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। C retires from the firm and A and B agree to share profit equally। यहाँ पे क्या कर रहा है कि A, B, C पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। C रिटायर कर रहा है बिजनेस से। कौन जा रहा है? C बिजनेस से रिटायर कर रहा है। और ए और बी सोचा कि हम फ्यूचर प्रॉफिट जो है वो कैसे बांटेंगे, फ्यूचर रेशियो हम लोग बांटेंगे इक्वली। फ्यूचर रेशियो इक्वली हो गया। एबीसी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। सी रिटायर करेगा तो सी के जाने के बाद ए और बी फ्यूचर रेशियो इक्वली बांटेगा। मतलब ये हो गया 3:1 ओल्ड रेशियो और ये इक्वली वाला हो गया न्यू रेशियो। आगे कह रहा है कि गिव जर्नल एंट्री ऑन सी रिटायरमेंट। सी के रिटायरमेंट के बाद एंट्री करना है। हमें 4 केसेस दिया है, वर्कमैन कंपनसेशन का, वर्कमैन कंपनसेशन का 2 केस, 2 आईएफआर का, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का। चलिए बच्चे, ये टॉपिक ऑलरेडी आपने चेंज इन पीएसआर में भी पढ़ा है, एडमिशन में भी पढ़ा है और इस चैप्टर में। मतलब ऑलमोस्ट अगर हम बारीकी से ऑब्जर्व करें तो 70% टॉपिक तीनों चैप्टर में सेम है। कुछ नए हैं, 70% सेम है, ठीक है। वही बस चैप्टर के अकॉर्डिंग अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत चेंज करता है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। पहला केस, एक केस को दूसरे केस से मतलब नहीं है, केस हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहला केस हम अभी रीड कर रहे हैं तो पहले केस रीड करते हुए पहले का सॉल्यूशन बताएंगे। कह रहा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अपीयर्स इन द बुक्स 1 लाख। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बिजनेस के बुक्स में कितना है? 1 लाख रुपया है। when there is a claim of 40,000 against it। देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अपीयर्स इन बुक्स 1 लाख, हमारे बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में 1 लाख का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और वर्कर के साइड से क्लेम आ गया 40,000 का। तो कह रहा है बताइए इसका एंट्री क्या करेंगे, ठीक है बच्चे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख का है और क्लेम आ गया 40,000 का, तो क्या एंट्री करेंगे? तो सुनिए बच्चे, ऐसे केस में आप क्या करोगे कि
ऐसे केस में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,00,000 है और क्लेम आ गया 40,000। तो पहले यहां पे सॉल्यूशन देखिएगा फर्स्ट केस का। सबसे पहले आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को, कोई भी केस रहे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट करिएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी रिजर्व का पहले से बैलेंस क्रेडिट होता है, जब उसको या तो क्लेम से एडजस्ट करेंगे या पार्टनर्स में बांटेंगे तो रिजर्व डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला केस मतलब कि मैं वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना से है? रिजर्व 1,00,000 का है। जितना क्लेम आए वो क्लेम को क्रेडिट करिएगा यहां पे टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितना क्लेम आया? 40,000 का। अब देखो रिजर्व था 1,00,000 का, क्लेम आया 40,000 का, तो 40,000 का जो क्लेम है वो इस रिजर्व से एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद भी अपने पास 60,000 का एक्स्ट्रा रिजर्व है, वो रिजर्व पार्टनर्स में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा, ऑल पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। पार्टनर कौन कौन है यहां पे देखिए, पार्टनर कौन कौन है? एबीसी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। तो 1,00,000 का रिजर्व था और क्लेम 40,000 था ना। तो आप क्या करिएगा कि 1,00,000 में 40,000 क्लेम में चला गया, तो भी अपने पास 60,000 एक्स्ट्रा है, वो 60,000 आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। चलिए करिए डिस्ट्रीब्यूट एबीसी में 3:1 में। तो यहाँ पे लिखेंगे आप टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट, और 60,000 को बांटना है 3:1 में। तो देखो 60,000 को 3:1 में, तो 3 2 5 1 6 मतलब 3/6, तो आ जाएगा कितना? 30,000, 20,000, 10,000। ये बांट दिए 60,000 को 3:1 में। ठीक है, ओके। एक एंट्री ये हो गया, ओके। एक केस क्लियर। दूसरा केस क्या कह रहा है? सेकेंड केस क्या कह रहा है देखते हैं। सेकेंड केस कह रहा है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अपीयर्स इन द बुक्स 2,00,000। बच्चे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बिजनेस के बुक्स में अपीयर हो रहा है 2,00,000, मतलब पहले से रिजर्व 2,00,000 का है, क्लेम आ गया 2,75,000 के लिए। तो कहोगे सर जितना रिजर्व है उससे ज्यादा क्लेम आ गया। हाँ बच्चे, तो एक्स्ट्रा क्लेम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कौन से अकाउंट में? तो आपके साइड से आंसर आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। अगर रिजर्व ज्यादा है तो वहीं पे बांट दोगे पार्टनर्स में, अगर क्लेम ज्यादा है तो रीवैल्यूएशन में ट्रांसफर करके तब फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लॉसेस को। चलिए, तो यहां पे रिजर्व 2,00,000, क्लेम 275। ओके, सेकेंड केस का करिए एंट्री। वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व? 2,00,000 है। क्लेम कितना आया है? टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन्स कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 2,75,000। अब कहोगे सर रिजर्व था 2,00,000, क्लेम हो गया 275 के लिए, तो एक्स्ट्रा क्लेम कितना है? 75, वो ट्रांसफर कर दीजिए रीवैल्यूएशन अकाउंट में। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना? 75,000 ट्रांसफर कर दिए। अब सुनिए, अब क्या करना है बच्चे, ये जो है रीवैल्यूएशन में जो ट्रांसफर किए हैं ये हमारे लिए लॉसेस है, तो नेक्स्ट एंट्री में ये लॉसेस को आप पार्टनर्स में क्या कर दो? बांट दो। बांटोगे तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होगा।
ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना है? 75,000। ये 75,000 को 3:1 में बांटना है, 3:2:1 में। तो 75,000 अपॉन 3/6, 3 2 जा 325 जा, है ना। ये 12,500, तो यहाँ आ गया 12,500, इसमें आ गया कितना? 25,000, और यहाँ आ गया 37,500। ये 75,000 को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। ओके, देखो बच्चे आगे समझ में कि सबसे पहले केस में रिजर्व था 1 लाख, क्लेम था 40,000। तो 1 लाख के रिजर्व डेबिट किए, क्लेम को क्रेडिट किए। तब अगर रिजर्व ज्यादा है तो पार्टनर से बांट दो, यहीं पे ये क्लियर हो गया। दूसरे केस में रिजर्व था 2 लाख, क्लेम था 275। यहाँ पे क्लेम ज्यादा है तो एक्स्ट्रा क्लेम रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर होगा डेबिट साइड में। रिवैल्यूएशन डेबिट कर दिए, अब ये रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर हुआ मींस लॉस इंडिकेट कर रहा है, फिर वो लॉस पार्टनर्स में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन ओल्ड रेशियो में। 2 केस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आप अगर इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो। आगे देखो तीसरा केस। तीसरा केस है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का। क्या कह रहा है तीसरा केस? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बुक्स में है 50,000, मतलब कि मैंने दूसरे कंपनी के शेयर्स डिवेंचर में जो पैसा इन्वेस्ट किया हूं उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और हम जानते हैं उस इन्वेस्टमेंट का दाम बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो दाम घटने से जो लॉस होगा उसको मीट करने के लिए हम एक फंड बनाते हैं, दैट फंड इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में 50,000 का अपीयर हो रहा है। और व्हेन इन्वेस्टमेंट, जब जो फ्लक्चुएशन फंड तो 50,000 का हम बनाए हुए हैं, व्हेन इन्वेस्टमेंट अपीयर्स 2 लाख, मतलब इन्वेस्टमेंट बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में 2 लाख का अपीयर हो रहा है और इसका मार्केट वैल्यू 180 है, ठीक है ना। मार्केट वैल्यू 180 है। कहोगे सर यहाँ पे रिजर्व है 50 का, हमने इन्वेस्टमेंट किया है 2 लाख का, लेकिन अब उस 2 लाख का जो इन्वेस्टमेंट किए उसका मार्केट वैल्यू हो गया 180, तो अपने का इन्वेस्टमेंट का दाम क्या हो गया? कम हो गया। कितना कम हुआ? 20,000। कितना कम हुआ? 20,000। तो लॉस है, असेट्स का दाम घटा तो लॉस है, वो लॉस इससे मीट कर लेगा। तो कहोगे सर रिजर्व तो 50,000 सफिशिएंट है मीट करने के लिए, तो भी 30,000 एक्स्ट्रा रिजर्व है, वो पार्टनर्स में बांट दीजिएगा, ठीक है। चलिए करते हैं, लिखिए थर्ड केस। यहां भी पहले रिजर्व को डेबिट करिएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना? जितने का है 50,000 का, टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का दाम कितना घटा है? इन्वेस्टमेंट का दाम घटा है 20,000। कैसे पता चला कि सर 2 लाख का इन्वेस्टमेंट था और इसका दाम हो गया है 180, तो दाम 20,000 घटा है ना, तो वो 20,000 एसेट्स का वैल्यू घटता है तो क्रेडिट करते हैं। और यहाँ पे 30,000 एक्स्ट्रा जो है ये क्या करेंगे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट। रेशियो क्या है इनके बीच का? 3:2:1। तो 30,000 को बच्चे 3:1 में बांटना है, 3 2 5 1 6, मतलब 15,000, 10,000, 5,000, ठीक है। ये हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का जो था इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर समझ लो, हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व थर्ड केसेस में था 50,000 का, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डेबिट किए 50,000 से। इन्वेस्टमेंट हमारा
बुक्स में 2 लाख का दिख रहा था, लेकिन उसी इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू हो गया 180, तो 20 शेयर का दाम घटा है, तो दाम घटा तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट किए, अब बचा हमारे पास इसके बावजूद भी 30 शेयर का रिजर्व, वो पार्टनर्स में क्या कर दिए, हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। चलो इसको नोट करना चाहते हो तो आप नोट कर लो, इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो। थर्ड केस देखते हैं अब, फोर्थ केस है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अपीयर्स इन द बुक्स 20 शेयर। बच्चे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 20 शेयर है, इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू है 2 लाख, मार्केट वैल्यू 120 हो गया, क्योंकि सर बुक वैल्यू है 2 लाख, मार्केट वैल्यू है 120, तो इसका मतलब 80,000 से दाम क्या हो गया, घट गया, दाम 80 से घट गया, और लेकिन हमारा रिजर्व तो है 20,000 ही, तो भी हमारे पास एक्स्ट्रा लॉस कितने का हो रहा है, एक्स्ट्रा लॉस 60,000 का। तो जो एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है वो पार्टनर्स में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आफ्टर ट्रांसफरिंग इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए करते हैं, यहां पे एक बार और देख ले क्वेश्चन को, 20,000 का रिजर्व और दाम घट रहा है 80,000। चलिए पहले जितने का रिजर्व है उसको डेबिट करिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000, ठीक है। टू एक सेकेंड, टू इन्वेस्टमेंट का दाम कितना घटा है, इन्वेस्टमेंट का दाम घटा है 80,000, हो गया सर 60,000 का एक्स्ट्रा लॉस है, तो वो लॉस रीवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर दीजिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 60,000 से, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था 20,000 का, इन्वेस्टमेंट का दाम घटा 80,000, तो 20,000 तो इससे मीट कर लिया, 60 एक्स्ट्रा लॉस रीवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर दिए। सेकेंड एंट्री में ये लॉस है तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहां पे रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और पार्टनर्स में बांटेंगे तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। और बच्चे ये लॉस कितने का था, 60,000 का था, 60,000 को 3:2:1 में बांटना है, तो 30,000, 20,000, 10,000, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन रहा सॉल्यूशन के साथ। चलिए आप अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करो, अभी इसको नोट कर लो, इस वाले को नोट कर लो, फिर एक सीक्वेंस बता देते हैं प्रॉपर। डन, ओके। अब देखो बच्चे, सबसे पहले आप क्वेश्चन नोट करिए, सबसे पहले क्वेश्चन नोट करिए, हो गया, क्वेश्चन नोट कर लिए, डन, ओके, ठीक है। अब सॉल्यूशन को नोट करिए, फर्स्ट 2 केस का, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का सॉल्यूशन नोट कर लो, डन, ओके। अब क्या करना है आपको, थर्ड और फोर्थ केसेस का सॉल्यूशन नोट करिए, फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड केसेस, चलिए ये थर्ड केसेस और फोर्थ केसेस है, नोट कर लीजिए। डन, कोई दिक्कत, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अब आपके साथ, ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना, आज के क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है बच्चे। क्वेश्चन कह रहा है कि ए, बी एंड सी, क्वेश्चन है कि ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2। एबीसी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एबीसी के बीच में 5:3:2 है। बी रिटायर्स, बी बिजनेस से रिटायर कर रहा है, ओके। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड सी इज एग्रीड 2:3। अब ए और सी में न्यू रेशियो
न्यू रेशियो 2:3 हो गया, क्या हो गया 2:3. Okay. They also decided to record the effect of following without affecting the book value. They also decided that they record the effect of following without affecting book value. ये छोटा सेंटेंस नहीं है, आंख बंद करके रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है. ध्यान देना है कि आपने जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ा था उसमें लास्ट टॉपिक था कि पार्टनर्स वांट्स टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यू. मतलब पार्टनर्स इस चीज का इफेक्ट को रिकॉर्ड करना चाह रहा है लेकिन बुक वैल्यू को चेंज नहीं करना चाह रहा है. दे वांट टू शो दीज फिगर्स इन द बुक्स एज यूजुअल, जैसे पहले दिख रहा है. तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे? जैसे गुडविल का ट्रीटमेंट करते हो सैक्रिफाइस गेन की तरह. कुछ याद आया जी? चलिए, तो अब पार्टनर्स इसके इफेक्ट को रिकॉर्ड करना चाह रहा है लेकिन बुक वैल्यू में चेंज नहीं करना चाह रहा है. तो इसके लिए सबसे पहले जब भी ऐसा सेंटेंस रहे, दे वांट्स टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग, यहां से विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यू, तो ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक ना, ध्यान देना. तो ऐसे केस में सबसे पहले आपको चाहिए सैक्रिफाइस और गेन. चलिए हम गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला यूज करते हैं, देखते हैं कौन सैक्रिफाइस किया कौन गेन किया. गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड. न्यू माइनस ओल्ड पूरा लिख दूं कि समझ जाओगे? न्यू माइनस ओल्ड. जो जा रहा है वो तो सैक्रिफाइस कर ही रहा है. ए और सी में देखते हैं. न्यू 2/5, इसका 3/5. ओल्ड 5 3 8 2 10, 5/10, इसका 2/10. 10 हो गया. 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 -5. इसका देखो ये न्यू है ये ओल्ड है, तो ओल्ड ज़्यादा है मतलब ये 1/10 क्या किया है? सैक्रिफाइस किया है. इसका देखो 10, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 -2. इसका न्यू ज़्यादा है ओल्ड कम है मतलब ये गेन किया है. और आपको पता है जो जाता है बी, जो जा रहा है बी का शेयर था 3/10. जो जा रहा है वो तो अपना सैक्रिफाइस कर ही रहा है क्योंकि इसी का सैक्रिफाइस ए का और बी का मिला के सी गेन किया है. जो जा रहा है वो तो सैक्रिफाइस कर ही रहा है. तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको ऐड कर लो कि नेट अमाउंट हमको कितना जनरल के लिए करना है. तो नेट अमाउंट हमारा जनरल रिजर्व का है 1,20 और कंटिजेंसी रिजर्व का 70,000. तो ये दोनों मिलके हो गया 1,90,000. ठीक है. और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये दोनों निगेटिव फिगर है. 40,000 का लॉस है. तो नेट अगर प्रॉफिट में से लॉस घटा दें तो ये 1,50,000 का नेट एंट्री हमको करना है सैक्रिफाइस गेन के माध्यम से. तो जो गेन किया उसका कैपिटल डेबिट और जो सैक्रिफाइस किया उसका कैपिटल क्रेडिट. तो चलिए देखते हैं एंट्री के माध्यम से कौन गेन किया है. गेन किया है सी गेन किया है. तो एंट्री करो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट. सी कितना गेन किया? इस सी गेन किया 4/10. तो इस 1,50,000 का 4/10 निकालोगे तो कितना आएगा? 60,000 आएगा. तो सी कैपिटल डेबिट हो जाएगा 60,000. ए कितना सैक्रिफाइस किया? 1/10. इस 1,50 का 1/10 हो गया 15,000. और बी जो जा रहा है 3/10, 1,50 का 3/10 45,000 का. यहां पे आप चाहो तो एडजस्ट नरेशन भी लिख लेना कि एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर रिजर्व एंड लॉसेस विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यू. बिना बुक वैल्यू को अफेक्ट किए हुए एडजस्टमेंट एंट्री किए. ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था. एक बार फिर से समझ लो, जब भी पार्टनर्स कोई भी रिजर्व या लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहेगा एट दैट टाइम आप क्या करना? सैक्रिफाइस गेन कैलकुलेट करना. और जो भी ओवरऑल नेट अमाउंट हो रहा है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जैसे 1,90 और 40 मतलब कि निगेटिव फिगर, तो 1,50 नेट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हो रहा था. उस जितना नेट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हो रहा था सैक्रिफाइस गेन के माध्यम से जस्ट लाइक गुडविल के ट्रीटमेंट की तरह एंट्री कर दो. जो सैक्रिफाइस किया कैपिटल क्रेडिट, जो गेन किया कैपिटल
कैपिटल डेबिट। इस तरह से ये क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट। आप इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए। यू वांट टू टेक ए स्क्रीनशॉट, यू कैन टेक। हो गया बच्चे, हो गया, डन, ओके। चलिए अब चलिए बच्चे ध्यान दीजिए, ऐसे कोई भी स्टूडेंट जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और रेगुलर वीडियो देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो उन बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी चीज, आप देखो तो क्या आपने सेशन लाइक किया है? अगर आपने सेशन लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे एफर्ट के लिए एक लाइक कर दीजिए, जिससे कि इसी मोटिवेशन के साथ आपको और भी चैप्टर्स के लेक्चर मैं प्रोवाइड कर सकूं। तो सबसे पहले एक लाइक कर दो। ऐसे कोई भी स्टूडेंट जो गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो ऑनलाइन तो आपको समझ में आ रहा है और आप चाहते हो कि गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर से पढ़ाई करूं, तो जो बच्चे हमारे ऑफलाइन सेंटर में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बच्चे गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर लंका पे है। लंका, आप वाराणसी में लंका पे आओगे तो लंका पे रविदास गेट है, रविदास गेट के पास आओगे तो गेट के अंदर एंट्री लोगे, 100 मीटर बाद लंका थाना है, थाना के जस्ट बगल में मेन रोड पे गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर है। कोई बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पे विजिट कर सकते हैं। एग्जैक्ट एड्रेस मैंने आपको स्क्रीन पे लिख दिया हूं। अगर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करना चाहते हैं जुड़ने के लिए, तो गिवन नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर में 11th कॉमर्स 12th कॉमर्स में CBSE, ICSE और स्टेट बोर्ड का पढ़ाई होता है, बट मीडियम इंग्लिश, ओनली इंग्लिश मीडियम। वाराणसी में गुडविल एडुकेयर एक ऐसा कॉमर्स कोचिंग है जहां पे केवल इंग्लिश मीडियम का पढ़ाई होता है और क्लास में एक पॉजिटिवनेस रहता है ना। मिक्स फॉर्म में खिचड़ी नहीं पकाते हैं, केवल प्योर फॉर्म में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं। बोलने का तरीका हाइब्रिड मोड में होगा, सब कुछ लिखवाएंगे इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। CUET का भी प्रिपरेशन हमारे यहाँ हो रहा है। CUET का नया बैच अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। ऐसे कोई भी बच्चे जो ज्वाइन करना चाहते हैं CUET में, आप हमसे कॉल या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए। CUET में BCom एंड MCom एंट्रेंस कोर्सेज के लिए पढ़ाई आप कर सकते हैं। और भी बैचेस स्टार्ट होने वाला है, आपको जिस बैच में करना है आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करिए। BCom फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का भी बैचेस रेगुलर चलता है। इसके साथ साथ अभी 11th एंड 12th कॉमर्स का एक नया बैच स्टार्ट हुआ है। जिस बच्चे को नए बैच में इनरोल करना है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। न्यू बैच अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, किसी बच्चे को ज्वाइन करना है तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए। और बच्चे एक रिक्वेस्ट आपसे है कि अभी आप लोग कोशिश करिए कि ये जो लेक्चर है अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए। कोशिश करिए 4-5 कॉमर्स के फ्रेंड्स तक ये लेक्चर शेयर करें, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे इस तरह से सिस्टमेटिक कोई नहीं पढ़ा रहा है और मैं आपके लिए एफर्ट लगा रहा हूं। तो आप के साइड से भी थोड़ा एफर्ट आना चाहिए कि आप लेक्चर को शेयर करो अपने फ्रेंड्स तक, ताकि उन तक भी कॉमर्स का एक नया कंटेंट अच्छे चैनल पहुंच सके और वो रेगुलर इस वीडियोज को देख सके। और आप हमें बताइएगा कि आपके स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम कब है, ये बात हमें कमेंट में जरूर आप मेंशन कीजिए। हाफ ईयरली एग्जाम कब है और कितने चैप्टर्स तक आ रहे हैं, ताकि उसी सिलसिले में हम आपको हाफ ईयरली एग्जाम से पहले ऑन टाइम सिलेबस अपडेट कर दें लेक्चर। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कल के क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।